नमस्कार दोस्तों। 2022 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा जो 17 फरवरी 2022 से शुरू होगी, उसमें आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 17 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो इस बार एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखें। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको यहीं पर रटा दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते जाइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, याद कीजिए, तुर्की को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, ठीक है, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को। एकदम याद हो जाएगा, आप इसको रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा यहीं पे। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजिनी ने। याद कीजिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजिनी ने। रिपीट कीजिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजिनी ने। आपको याद हो गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। रट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप जो लोग जो है कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। ऑप्शन देखिए सी होगा, लेनिन। याद रखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, लेनिन ने लिखी थी। याद रखिए, रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, 1991। याद कीजिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, 1991 में। रटते जाइए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको रटते जाइए, यहीं पे याद हो जाएगा। इसको कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु। याद कीजिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु। हमारे साथ दोहराइए, इसको रटिए। चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन देखिए 7 का ये हो जाएगा सही दोस्तों, 7 का ऑप्शन ये हो जाएगा सही। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा जो है कहकर संबोधित किया था। याद कीजिए, इसको रटिए, मेरे साथ दोहराइए, इसको आपको दोस्तों याद हो जाएगा। चलिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। याद कीजिए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। चलिए रिपीट करते जाइए मेरे साथ दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रटा दूंगा मैं यहाँ पर। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी नदी पर। याद कीजिए, हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी नदी पर। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों, 9 का। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, पटना में हुआ था। बिल्कुल ही सही। देखिए ऑप्शन सी बी हो जाएगा सही। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोहराइएगा मेरे साथ साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। याद कीजिएगा, चीन को। चीन को रिपीट मारिए, दमाद हो जाएगा यहीं पे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, चीन को। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रटा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, रूसो किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, फ्रांस का। ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा सही। याद कीजिए, रूसो किस देश का इस दार्शनिक था, फ्रांस का। ऑप्शन ये हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका जो है पुनर्भंडारण किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे पेट्रोल, कोयला, लौह हो सकते, तो ये सब क्या है, ये सब जो है भविष्य में खत्म हो सकता है। लेकिन जल देखिए, जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। याद कीजिए, जल नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में, याद कीजिएगा, गुजरात में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, गुजरात में है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं पर रटा दिया जा रहा है। आप रटिए, मेरे साथ दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 में देखिए क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। फिर से इसको दोहराइए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। दोहराते जाइए दोस्तों, आपको रटा दूंगा यहीं पे, एकदम याद कर लीजिए और अच्छा से एग्जाम दीजिए आप लोग। चलिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए याद कीजिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है नंबर 1 पर आता है छत्तीसगढ़ और नंबर 2 पर झारखंड आता है दोस्तों। तो इसका डी होगा ऑप्शन, ठीक है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में चावल का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। दमाद कर लीजिए, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। रटते जाइए दोस्तों, इसको दोहराते जाइए, रटते जाइए, यहीं पे आपको याद हो जाएगा, कॉपी पर नोट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर देखिए 1930 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। याद कीजिए, भारत में रेडियो प्रसारण पहला वर्ष किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था दोस्तों। याद करते जाइए, रटते जाइए इसको। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966 से 67। यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। याद कीजिए, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुआ था? 1966 में, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, सूती कपड़ा का कच्चा माल क्या कहलाता है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास होता है दोस्तों, बी हो जाएगा सही। सूती कपड़ा का कच्चा माल क्या है? कपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 23 में देखिए, 23 में पूछा हुआ रेशमी वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन है? रेशमी वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र देखिए भागलपुर है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही। रेशमी वस्त्र उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन है? भागलपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्वरक कारखाना कहाँ उपस्थित है? ये पूछा हुआ है। उर्वरक कारखाना कहाँ उपस्थित है? बरौनी में। बरौनी देखिए, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही दोस्तों 24 का। उर्वरक कारखाना कहाँ उपस्थित है? बरौनी में, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर में पूछा हुआ है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग। ये देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा सही दोस्तों। दोहराइए, रंग भेद की नीति को विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बताया जा रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? चलिए दोहराइए इसको, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन ए जातिवादी है, बी सांप्रदायिक है, इसका ऑप्शन सी देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, धर्मनिरपेक्ष। इसका क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं आपको। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपका यही है, देखिए धर्म समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष। फिर से, धर्म समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला अधिनियम कब बना था? 1990 में। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 में। 27 का ऑप्शन डी जो है सही होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 में, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। देखिए ऑप्शन इसका देखिए ये हो जाएगा सही दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा सही। रिपीट कीजिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। तो इस प्रकार से आप रिपीट करते जाइए दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? बोलिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। रिपीट कीजिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। तो इस प्रकार से आप रिपीट करते जाइए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा दोस्तों सही। 30 का ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है?
लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखिए, ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए है जनता दल यू, बी है डीएमके, सी है भारतीय जनता पार्टी और डी है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें राष्ट्रीय दल पूछा हुआ है, देखिए सी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? देखिए 33 नंबर में पूछा हुआ है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, तीनों हो जाएगा नहीं, इनमें से सब याद रखिएगा। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करके आपको याद करवा दूंगा यहीं पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। सी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो माना एकदम अनिवार्य है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, किसने कहा? अब्राहम लिंकन। याद कर लीजिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा? अब्राहम लिंकन। चलिए रटा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद कीजिए, 35 में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक? याद कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। पंचायती राज। इस प्रकार से आप रिपीट कर करके इसको रटिए दोस्तों, यहीं पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटा जाएगा। 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा मैट्रिक का एग्जामिनेशन, यहीं पर आपको सारा का सारा विषय का तैयारी करवा जाएगा दोस्तों। कल से 8 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है। सभी विषय का सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। कल लाइव 8 बजे से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही लाइव कल 8 बजे मैं आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 में क्या पूछा गया है? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। याद कीजिए, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 में है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। चलिए रटते जाइए सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको सही सही बताया जाएगा और सभी क्वेश्चन को आपको रटा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है? शिवहर। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद कर लीजिए, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है? शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? मार्शल का है। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। याद कीजिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। फिर से, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा? मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, बहुत ही इजी क्वेश्चन 31 में देखिए दिया हुआ है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टाका। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? 1904। चलिए इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा सही, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904। रिपीट कीजिए, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप रटिए या ना रटिए, सभी लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी है शिक्षा सेवा, ऑप्शन सी है सैन्य सेवा और ऑप्शन डी है वायुयान सेवा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। याद कीजिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में, सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया? देखिए सुनामी शब्द जो है वो जापान से लिया गया है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से लिया गया है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए बम विस्फोट है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन भूकंप है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। सी युद्ध नहीं हो सकता है, डी रासायनिक दुर्घटनाएं तो हो ही नहीं सकता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक आपदा में क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो ये बी ऑप्शन ये सही है। चलिए ये तो इजी है, इसको क्या रटाना है?
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। याद कीजिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, भूकंप जो आता है उसमें जो घर गिर उड़ जाता है उसी को मलबा कहते हैं, उसमें जो दबा हुआ लोग रहता है उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद हो गया होगा। देखिए आज आपको जो है भाग 1 हम लोग ले रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज आप भाग 1 दे रहे थे। आज का विषय क्या था? सोशल साइंस। कल हम लोग 8 बजे लाइव आएंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर 8 बजे। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही हम 8 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और कल आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा दोस्तों, 2022 में 17 फरवरी को आने वाला क्वेश्चन। धन्यवाद।